हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग सीए इंटर एग्जामिनेशंस। In this lecture, in this video, we are going to discuss the statutory update that has been released by the Institute for upcoming May 24 examinations. So you all must have studied from the June 23 edition of study material. So उसके बाद से लेकर के अभी हमारे अटेम्प्ट के लिए जो सारे सर्क्यूलर्स या नोटिफिकेशंस रेलेवेंट है, दैट इज 1 मई 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 के बीच में जो भी रेलेवेंट सर्क्यूलर्स या नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं related to May 24 attempt have been given in this statutory update. So we are going to discuss them one by one. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक मेजर अमेंडमेंट हम लोग देखेंगे, मैं जैसे बताऊंगी भी आपको, टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस और गाइडलाइंस आई हैं कुछ सेक्शन से रिलेटेड, विच इज you can say the most important amendment from examination perspective, so we have to pay attention to it. चलिए so शुरुआत करते हैं। जून 23 एडिशन के बाद के अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पर। एक बार लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। सो रेंट फ्री अकोमोडेशन हम सब लोगों ने सैलरी हेड में पढ़ा हुआ है। उसके परसेंटेजेस होते हैं 10%, 7.5%, 15% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। उस रेंट फ्री अकोमोडेशन के केसेस में कुछ पॉइंट्स चेंज हुए हैं। सो सब्स्टिट्यूटेड रूल 3(1) टू स्पेसिफाई द मैनर provided by the employer. So rent free accommodation की केस में कैसे कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी चेंज हुई है। गवर्नमेंट की केस में तो हम वैसे ही निकालते हैं लाइसेंस फीस, तो लाइसेंस फीस आपको दी रहेगी क्वेश्चन में। इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन आपका जो वैल्यू है वो 10% पर एनम ऑफ दी कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर से ऐड हो जाता है ना। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ सैलरी हेड कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकलती है। हायर किया है अगर थर्ड पार्टी से फर्नीचर, तो वॉट एवर रेंट हैज बीन पेड एक्चुअली will be considered as the perquisite value, and any charges which are recovered will be reduced. Now there is a certain change in the percentages that were applicable earlier where the accommodation is provided by any other employer. तो इसमें हमारा 15, 10 और 7.5 था and population की basis पे. So there has been a little change in the population and percentage combinations. So अगर population 40 लाख से ज्यादा है as per 2011 census, then it is 10% of salary. 7.5 है अगर 15 से 40 के बीच की population है, and 5% of salary is in other areas. So basically ये जो percentages है ये हमारे change हुए हैं in relation to the population. फर्नीचर की वैल्यू अभी भी वैसा ही है, सेम 10%, और अगर हायर पे लिया है तो हायर चार्जेस। एंड इन केस व्हेन द अकोमोडेशन इज टेकन बाय द एम्प्लॉयर, रेंट फ्री अकोमोडेशन में अलग अलग केसेस होते थे। फर्स्ट केसेस की अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो वो हमने बात करी। अगर अकोमोडेशन ओन्ड नहीं है, एम्प्लॉयर ने खुद ने भी किराए पे लेके फिर आपको रहने को दिया है, तो आप क्या करते थे, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेबल विच एवर इज लोअर। यहाँ पर उसको 15 की जगह पर 10% कर दिया गया है। सो 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर will be considered as the perquisite value. So this will be a very big relief for the taxable amounts in the case of assessees. और आप भी जब कैलकुलेशन करेंगे तब इस चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा, as reduced by the rent which has been recovered by the employee. Again, if there is a furniture, तो 10% cost of furniture का, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके आपको दिया है तो whatever rent he is paying to the outsider is your perquisite, and it will be reduced by any recovery made by the employer. So वो percentages में change है। Again, if it is in a hotel, so unfurnished का केस ही नहीं बनता, 24% ही अभी भी वैसा ही है। So more or less अगर हम बात करें तो जो percentage है वो 15% और वो वाले rates होते थे, वहां पर हमारा change हुआ है। Accommodation provided on account of transfer, अगर ट्रांसफर का केस है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी डिटरमाइंड ओनली वन इफ द पीरियड ऑफ कॉमन अकोमोडेशन इज नॉट एक्सीडिंग 90 days एंड देयर आफ्टर द वैल्यू शैल बी चार्ज फॉर बोथ। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर्स के समय पर कि अगर आपका ट्रांसफर हो गया और टेम्पररी आप दो अकोमोडेशन होल्ड कर रहे हो कि इधर से शिफ्टिंग चालू है और उधर अभी शिफ्टिंग हो रही है, तो टेम्पररीली आपके दो घर आपको एम्प्लॉयर ने दे रखे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका 90 days तक
दोनों में से कोई एक ही आप परक्विजिट में शो करोगे और ऑब्वियसली जो लोअर है उसको ही टैक्सेबल करोगे. वैल्यू ऑफ परक्विजिट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू सीआईआई where the accommodation is owned or taken on lease or rent by the employer and the same accommodation is continued to be provided to the same employee for more than one previous year, value of perquisite as calculated in 2 shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiplied by the amount in the ratio of CII. तो अगर आपका सेम अकोमोडेशन कंटिन्यू हो रहा है तो फिर इन्फ्लेशन पे जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उससे ज्यादा आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. क्या बोलना चाह रहे हैं वो कि सैलरी तो बढ़ गई है ना, अब सैलरी तो ऑब्वियसली हो सकता है इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़े आपकी सैलरी, तो अब जैसे सैलरी बढ़ेगी तो 15%, 10%, 7.5 वॉट एवर द परसेंटेज इज 5% एज पर अमेंडमेंट 10, 7.5 एंड 5, तो वो भी बढ़ जाएगा. लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपका जो पिछले साल वैल्यू था उसको अगर आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पे आज की वैल्यू निकालते हो, जैसे हम उसमें करते हैं कैपिटल गेन्स में कि पिछले साल अगर इसकी कॉस्ट इतनी थी तो इस साल इन्फ्लेशन इंडेक्स की वजह से इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर करते हैं तो सीआईआई के बेसिस पे जो इंक्रीज होगा उससे ज्यादा तुम्हारी परक्विजिट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी जाएगी. तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज 23-24 में किसी व्यक्ति का जो 10%, 15% वॉट एवर द एप्लीकेबल परसेंटेज वॉज ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, वो करने के बाद उसकी परक्विजिट वैल्यू आई लेट से 2,50,000. 24-25 में उसकी सैलरी बढ़ गई और अकॉर्डिंगली उसका जो परक्विजिट वैल्यू आया वो आया 3 लाख. अब अगर ये 2,50,000 सेम ही एम्प्लॉयर है, सेम ही एम्प्लॉय है, सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, इस पे अगर मैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाती हूँ ना, व्हाट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यू ऑल वेरी वेल नो, हम लोग कैपिटल गेन्स में यूज करते हैं. तो सपोज इसकी वैल्यू आती है 2,75,000, सो दिस विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परक्विजिट दैट विल बी कंसिडर्ड इन माय हैंड्स. 3 लाख नहीं लेकर के मेरा ये मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा. लेकिन ये कब होगा, जब accommodation is owned or taken on lease or rent by employer and the same accommodation, क्योंकि उसकी वैल्यू फिर और किसी फैक्टर से चेंज नहीं होगी, क्योंकि घर की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर से चेंज होती है, आपका लोकेलिटी कैसा है क्या है. लेकिन अगर आप उसी घर में अगले साल रह रहे हो तो उन्होंने बोला कि सेम अकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू द सेम एम्प्लॉय, तो फिर आप क्या करोगे, सीआईआई से ज्यादा की परक्विजिट वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करी जाएगी. एम्प्लॉय इज ऑन डिप्यूटेशन. When an accommodation is provided by government, an employee who is serving on deputation with any body, the employer of such employee shall be deemed to be that body where the employee is serving on deputation, and the value of accommodation shall be the amount calculated in accordance as if the accommodation is owned by the employer. ठीक है, तो अगर deputation पे है तो ऐसा मान लिया जाएगा. First previous year means previous year 23-24 or the previous year in which the accommodation was provided to the employee whichever is later. तो जहां पर हम फर्स्ट प्रीवियस ईयर हमने बात करी, जैसे हमने फर्स्ट प्रीवियस ईयर बोला तो ये किस फर्स्ट प्रीवियस ईयर किसके लिए लगेगा, क्योंकि इसके पहले ये प्रोविजन था ही नहीं, है ना. तो 23-24 और द प्रीवियस ईयर जो उसके बाद में आएगा. अगर ये केस मान लो 26-27 में या कभी आता है आज के 2-3 साल बाद, तो ये प्रोविजन लगेगा. उसके पहले के केसेस पे ये अप्लाई नहीं होगा, है ना. नाउ दिस इज द सैलरी रेंट फ्री अकोमोडेशन में चेंज हुआ है. पीजीबीपी में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे टेक्निकल नहीं, छोटा सा है. टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन. 35D जो है वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैसे अमोर्टाइज करना है उसके बारे में बात करता है. As per the proviso to section 35D2A, the assessee has to furnish a statement कि आपका पूरा जिसमें एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट आपको देना होता है कि कैसे आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैलकुलेट किया है, विच इज एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज कितनी ली, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब कुछ उसमें प्रिस्क्राइब करके. अकॉर्डिंगली रूल हैज बीन इंसर्टेड टू प्रिस्क्राइब दैट द स्टेटमेंट of the above expenditure is required to be furnished 1 month prior to the due date for furnishing the return of income. तो अगर आपका ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आपकी चली जानी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम
करोगे। सो दिस नोटिफिकेशन इज डेटेड 1 अगस्त 2023। छोटा सा बस क्या आ गया, स्टेटमेंट देना है, ये तो है। स्टेटमेंट कब तक देना है, 1 महीना ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, उससे पहले, है ना। अदर सोर्सेज में थोड़ा सा टिपिकल है, इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट। सेक्शन 1010D के हमारा जो LIP एग्जेम्पशन से रिलेटेड होता है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, जब हमने अदर सोर्सेज पढ़ा, आपके कुछ ऐसी पॉलिसीज है ना, दिस वाज एन अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 23, कि अगर कोई पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, तो वो पॉलिसी जो है वो मेच्योरिटी के समय पर टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब 1010D के एग्जेम्पशन से बाहर हो जाएगी। सो दिस वाज एन अमेंडमेंट व्हिच वी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग आवर रेगुलर प्रोविजंस, एंड फाइनेंस एक्ट 23 में ये अमेंडमेंट आ गया है। लेकिन अब उनका ये गाइडलाइंस उन्होंने इस रिस्पेक्ट में लाई हैं कि अगर ये जो पॉलिसी है इसका जब जब पैसा मिलेगा, हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स में मिले, जो मेच्योरिटी मिल रही है, हो सकता है लमसम मिले, तो जब जब जो जो पैसा मिलेगा, हाउ इज द टैक्सेबल इनकम टू बी कैलकुलेटेड। एंड ऑल्सो दैट हैज बीन क्लेरिफाइड कि क्योंकि ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, अदर देन यूलिप है, इट इज ए नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कैपिटल गेन में न जा करके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो these guidelines have been given to us कि ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। लेट अस डिस्कस वन बाय वन, इट इज वेरी सिंपल। सिचुएशन 1 है हमारा, नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस आर रिसीव बाय द असेसी ऑन एनी LIPs। देखो कहीं भी यूलिप्स नहीं लिखा है। यूलिप मतलब क्या होता है, यूनिट लिंक्ड, वो जाता है कैपिटल गेन में। ये है अदर देन यूलिप, जो कि 1/4/2023 या उसके बाद इशू हुई है, और उसका जो प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा है। सो ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रोविजन है ना, अपने जब चैप्टर्स पढ़े हैं उस समय पर कि ये अमेंडमेंट आया है। Or consideration has been received on such eligible LIPs in an earlier previous year but has not been claim exempt, in such a situation exempt would be determined as under। कैसे निकालोगे कितना taxable है कितना exempt है। Amount of premium payable does not exceed 5 lakh for any of the previous year and does not exceed 10%। आपको याद होगा जब मैंने ATC पढ़ाया था आपको, तब मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी। जो हमारा वहां पर 10%, 15%, 20% का कंडीशन होता है सम एश्योर्ड का प्रीमियम के लिए, वो तो चेक करना ही है। साथ में अगर पॉलिसी 1/4/2023 या उसके बाद इशू हुई है, तो 5 लाख वाली कंडीशन भी देखनी है। अगर ये दोनों के अंदर है, मतलब 10% के भी अंदर है और 5 लाख के भी अंदर है प्रीमियम, तो फिर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, द कंसिडरेशन इज एग्जेम्प्ट, है ना, मेच्योरिटी, it is considered, it is exempt under 1010D. However, if the amount of premium is exceeding 5 lakhs, then the consideration will not be exempt। तो अब से एक तरीके से ये ध्यान रखो कि आपको दोनों चीजें चेक करनी है। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ यूलिप, एक और प्रोविजन है 2.5 लाख वाला, है ना, वो हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल गेन हेड में। तो इन सबको को रिलेट करते आना जरूरी है आपको। 1010D से कौन सी पॉलिसीज एग्जेम्प्ट नहीं है, वहां पर दोनों चीजें देखनी है। अगर 10% से ज्यादा सम अश्योर्ड के प्रीमियम हो गई तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर 5 लाख से ऊपर हो गया, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगी। सेम इज द केस ऑफ यूलिप 2.5 लाख वाला प्रोविजन। सो ये सारी चीजों को देख के चलना है। अब ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं, लेट अस सी एग्जांपल 3। डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2023 है। एनुअल प्रीमियम is 6 lakhs, that is it is more than 5 lakhs, sum assured is 60 lakhs। तो इसके 10% के तो अंदर है, लेकिन 5 लाख के ऊपर है, तो अमाउंट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, है ना। अब गाइडलाइंस उन्होंने अलग अलग फैक्ट केसेस के दिए हुए हैं। जैसे ये सिंगल पॉलिसी थी, अगर मोर देन वन पॉलिसी है, इफ इट इज मोर देन वन एलिजिबल LIP, so if the aggregate amount of the premium payable does not exceed 5 lakhs, जितनी भी LIPs हैं उनका सबका मिला के भी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड ऑल्सो द एनुअल प्रीमियम, हर उस पॉलिसी की एनुअल प्रीमियम भी 10% के अंदर है, तो 1010D अप्लाई होगा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी भी पॉलिसी का या एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 5 लाख से ज्यादा चला जाता है, तो जितनी पॉलिसीज का प्रीमियम 5 लाख के अंदर है उतना आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, उसके ऊपर आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते।
प्रोवाइडेड वहां पर 10% वाली कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दो पॉलिसीज हैं, ये 4.5 लाख है, ये 5.5 लाख है, दोनों जोड़कर ऑब्वियसली 5 लाख से ऊपर हो गया। कंसिडरेशन रिसीव हुआ है आपको 52 lakhs और 60 lakhs। इसका 10% के अंदर है और इसका भी 10% के अंदर है, मतलब विद अप टू 10% है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस एग्रीगेट, ये 5 लाख के ऊपर जा रहा है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं और आपका एग्रीगेट 5 लाख के ऊपर है, तो उनमें से जो इंडिविजुअल पॉलिसीज अगर कोई है जिसका अमाउंट 5 लाख के अंदर है, वो एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जांपल 5, aggregate of the annual premium exceeds 5 lakh, however consideration of LIP A will be exempt, क्योंकि उसका इंडिविजुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं है ना। So this does not exceed and it also does not exceed 10% of sum assured, तो PB जो है वो टैक्सेबल होगा। आ रही है बात समझ में? तो को रिलेट करना है, एक से ज्यादा पॉलिसी है तो क्या होगा और एक ही पॉलिसी है तो क्या होगा, वो दोनों चीजें हमने देखी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 7। इसमें 4 पॉलिसीज हैं। डेट ऑफ इशू इज 1 अप्रैल 2022, तो ये तो बाहर ही हो गई, 1/4/2023 या उसके बाद ही प्रोविजन आया है। फिर 23 के आपको 3 पॉलिसीज दे रखी है। सब देखो आप सारे जो है वो 10% के अंदर है, तो वो तो आपको देखना ही है ना, पुराने प्रोविजन हटे नहीं है, 10% वाली कंडीशन अभी भी है। अगर डिसेबल्ड का केस आ जाता है तो 15% हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 5,50,000 ठीक है। अब इसमें से इन सब की ऐड करते हैं तो टोटल 5 लाख के ऊपर चला जाता है, लेकिन इंडिविजुअली जिनकी वैल्यू 5 लाख के अंदर है उनको आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो क्या बोला है, द कंसिडरेशन ऑफ एक्स वुड बी एग्जेम्प्ट, क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं है और 5 लाख वाला कंडीशन उस पर लगेगा नहीं। ये भले ही 5 लाख के ऊपर है, लेकिन क्योंकि 1/4/2023 के पहले इशू हुआ है, 5 लाख वाला कंडीशन इस पर नहीं लगेगा। द एग्रीगेट ऑफ LIP ABC, जो एलिजिबल LIPs हैं 1/4/2023 के बाद इशू हुई हैं ऑन और आफ्टर, तो इनका टोटल 5 लाख से ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखें तो इनका इंडिविजुअल और एग्रीगेट 5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा, ना इंडिविजुअली क्रॉस हो रहा है ना एग्रीगेट में क्रॉस हो रहा है, तो इनको आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हो। सिंस द एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5 लाख ड्यूरिंग द टर्म एंड द एनुअल प्रीमियम इज 10% अप टू द सम अश्योर्ड, सिर्फ सी जो है वो टैक्सेबल होगा, बाकी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू कोरिलेट द प्रोविजंस। ऐसे ही अलग अलग सिचुएशंस दिए हैं। Let us discuss some of the major cases and then we can move ahead. Consideration has been received by the assessee under any one or more eligible LIPs during the previous year preceding the current previous year and it has been claimed to be exempt. पहले एग्जेम्पशन आप क्लेम कर चुके हो, अब फिर से उसमें उसी पॉलिसी का पैसा मिला है। बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करती हैं। सच LIPs आर रेफर्ड एज EEE, अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल LIPs, एंड reference to eligible LIPs shall not include triple E LIPs. कैसे निकालेंगे 1010D देखते हैं। So let us discuss if it is under one eligible, एक ही पॉलिसी है, if aggregate amount payable does not exceed 5 lakh and does not exceed 10%, then it will be exempt. कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, सिचुएशन उन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, बट कॉन्सेप्ट टैक्सेबिलिटी और एग्जेम्पशन का सेम है। तो अलग अलग सिचुएशन से आपको एप्लीकेबिलिटी चेक करना आसान पड़ेगा। Let us go to the examples directly. Let's refer example number 9, है ना। डेट ऑफ इशू है चारों की 1/4/2023 और उसके बाद की है। एनुअल प्रीमियम देखो विद इन 10% है सबका, है ना, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख। कंसिडरेशन रिसीव्ड आपको 23 में भी हुआ है और 24 में भी हुआ है। These assessees did not receive any consideration under any other eligible LIPs in earlier प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट LIP X इन 23-24, तो वो इन्होंने क्लेरिफाई क्वेश्चन में भी किया है। नाउ X वुड बी एग्जेम्प्ट, क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा?
क्योंकि एक्स का पैसा पहले ही आपको 23-24 में मिला, 33-34 में मिला, सॉरी, और उसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है और 10% के भी अंदर है, तो यहाँ तो पूरा एग्जेम्पशन हो गया। हाउएवर जब आपको अगले साल मतलब 35-36 असेसमेंट ईयर में पैसा मिला, तो फिर आप LIP A या B एनी वन कैन बी क्लेम्ड एज एग्जेम्प्ट। क्यों any one can be claimed as exempt? If the consideration received under LIP A is claimed to be exempt as aggregate of the annual premium payable for LIP X and A did not exceed 5 lakh। क्यों 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 हमने A और B में से किसी एक को चूज किया? क्योंकि हम ऑलरेडी X का एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हैं, हर साल फिर से नहीं लिमिट देख सकते। तो भले ही A और B इंडिविजुअली अगर हम जोड़ते हैं तो वो 4.5 लाख ही होता है, लेकिन ऑलरेडी आप इस कैटेगरी के पॉलिसीज के लिए पिछले साल X में एग्जेम्पशन ले चुके हो। सो नाउ इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, तो अब ये दोनों एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो ये इनमें से कोई भी दो आप ले सकते हो। X का तो आप ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हो पिछले साल, अब A का ले या B का ले वो डिपेंड करेगा आपको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा मिल रहा है। इफ B is claimed as exempt as aggregate of the annual premium of X and B does not exceed 5 lakh for any, the consideration received under LIP would not be exempt। Exemption for consideration LIP B is preferred क्योंकि आपका अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है। सो गेटिंग द पॉइंट, कैसे आप कैलकुलेट करोगे? इधर तो 5 लाख पहले ही क्रॉस हो गया, इधर था ही नहीं 5 लाख के ऊपर और अकेली पॉलिसी थी, अब यहाँ पर ज्यादा है और पहले आप एग्जामिशन कर चुके हो, तो तीनों को कंसिडर साथ में करके फिर चलना पड़ेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मोस्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट इज टू क्लेम X एंड B एज एग्जेम्प्ट, है ना। अगर X को एग्जेम्प्ट नहीं क्लेम किया होता तो फिर आपके पास चॉइस है, फिर अगर आपने X को एग्जेम्प्ट नहीं क्लेम किया है तो फिर आपके पास फिर से पूरी चॉइस है कि आप A और B दोनों को एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते थे, यू हैव अ चॉइस। बट यहाँ पर जब आप कंसिडरेशन भी देखोगे तो इट इज बेनिफिशियल कि अपन इन दोनों का एग्जेम्पशन क्लेम करें, बिकॉज वहां पर आपका टैक्सेबिलिटी सबसे ज्यादा बेनिफिट में है। 24 लाख 38 लाख ज्यादा है, 24 लाख कम है, तो विच विल गिव यू अ बेनिफिट ओवर टैक्सेबिलिटी। तो ए को आप एग्जेम्प्ट टैक्सेबल कर लो और एक्स और बी को एग्जेम्प्ट कर लो, वो ही आपका मोस्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है। सो अगर आप पिछले सालों में एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हो तो भी आपको करंट ईयर में उसका ध्यान रखना है। Similarly, they have given us different solutions. So you can just go through these scenarios. We have discussed each case and I hope that is clear कि ultimately उनका क्या कहना पड़ रहा है कि उस बेनिफिट का कि 5 लाख के अंदर है, आप बार बार प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। It is also clarified by CBDT that the premium payable will be exclusive of GST। तो 5 लाख आपको GST के बिना सिर्फ प्रीमियम की अमाउंट देखनी है। Limit of 5 lakh in case of premium payable would not be applicable in case of term insurance where the sum is paid to the nominee in case of death। तो मेचोरिटी का केस ही नहीं है, तो डेथ पे तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, डेथ पे टैक्सेबिलिटी कभी भी अप्लाई नहीं होगी। It shall continue to be exempt irrespective of the amount of premium, further the premium payable would not be counted for the 5 lakh limit as well, है ना। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका क्योंकि नॉमिनी को जा रहा है, प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। Manner of computation of taxable income from LIP in case of 56(2)(13) जो नया सेक्शन ऐड हुआ है अदर सोर्सेज में। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा एग्जेम्प्ट है, ये कैसे निकालना है पिछले टॉपिक में, लेकिन अब उस पे पूरा टैक्सेबल थोड़ी ना रहना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे, तो हमने ए को टैक्सेबल करा, तो क्या पूरा 24 लाख अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है? वो चीज आपको 56(2)(13) में उन्होंने क्लेरिफाई करके दी है कि हम एक मेथड बता रहे हैं, उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है और उतने पे ही टैक्स देना है। सो व्हाट इज द टैक्सेबल मेथड? वेरी सिंपल, बहुत लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल है। देखो तुम LIC का वो ले रहे हो, है ना। अब LIC प्रीमियम हो सकता है तुमने पहले कभी 80C में बेनिफिट क्लेम किया होगा, तो अब तुमने लॉजिकली सोचो, तुमको LIC की मेचोरिटी पे, जैसे अपन ये एग्जांपल लें कि तुमको LIC की मेचोरिटी पे 24 लाख रुपए मिले, है ना, और 2 लाख की तो तुम्हारी एनुअल प्रीमियम जा रही है, एक 24 से लेके तो कब तक गई, 23 तक गई, है ना। तो तुमने कितनी प्रीमियम पे करी होगी, रफ बोले तो 24 से
34 है ना, 9 से 10 साल की तो प्रीमियम होगी, मान लेते हैं अपन ने नेक्स्ट ईयर की भी पूरी भर दी है ना, प्रपोर्शन वपोर्शन को एक सेकंड के लिए इग्नोर करें, तो करीब करीब 20 लाख तो अपन ने जमा ही कर दिया है ना, 10 साल पकड़ते हैं अगर अपन रफली, तो 20 लाख तो अपन ने जमा ही कर दिया। अब 24 मिलाए 20 ऑलरेडी जेब से लगा चुके हैं, तो इनकम कितनी हुई टेक्निकली, 4 लाख। लेकिन अगर इस 2 लाख का 80C में तुमने बेनिफिट लिया होगा, तो वहां तो तुम ऑलरेडी इनकम कम कर चुके हो, तो फिर उधर 80C का भी बेनिफिट ले लिया और इधर फिर से उसको डिडक्शन क्लेम करके इनकम कम कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। तो 56(2)(13) का जो मैनर है वो बहुत लॉजिकल है। कभी कभी क्या होता है, ये जब हम रूल्स वूल्स पढ़ते हैं, जैसे अब ये तुम देखोगे ना गाइडलाइंस, तो एकदम से देख के कभी कभी घबराहट आ जाएगी कि अरे बाप रे कितने सारे चीजें हैं, क्या है। बट आप समझने बैठोगे तो वो बहुत ही सिंपल है कि हाँ, उधर 5 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, इसीलिए 5 लाख तक आप एग्जेम्प्ट ले लो, जैसे ही एग्रीगेट होके भी 5 लाख पार हो गया, उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, बिकॉज दिस प्रोविजन सेज 5 लाख सिंगल और इन एग्रीगेट। सिमिलरली ये भी जब तुम देखोगे ना, A-B C-D, वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि बाप रे कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे रखा है, ये प्लस ये माइनस। लॉजिकली बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा है, A इज द सम रिसीव्ड, जो आपको पैसा मिला है मतलब मेच्योरिटी प्रोसीड्स, B इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड till the term, till the receipt of the sum that has not been claimed as deduction under any other provisions of the act। सपोज तुमने एटीसी क्लेम ही नहीं किया, या तुम्हारा एटीसी अपार्ट फ्रॉम एलआईसी ही पूरा हो जा रहा था, तो तुमने एलआईसी का डिडक्शन क्लेम नहीं किया है एटीसी में, तो तुम पूरा 20 लाख 24 में से माइनस कर सकते हो और सिर्फ 4 लाख टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। अगर तुमने एटीसी का डिडक्शन लिया है हर साल 1.5 लाख, तुमने अगर एलआईसी का डिडक्शन लिया है, तो लेट अस सपोज 10 साल पूरा लिया है, एक सेकंड के लिए इमेजिन करते हैं, तो 50,000 इंटू 10, that is only 5 lakhs out of 24 lakhs, you will reduce 5 lakhs, balance will become taxable। बात एक ही पड़ गई है ना, कहानी इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, डिडक्शन उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो 20 लाख से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1.5 लाख तुमने एटीसी में ले लिया हर साल, वो मिल गया, 50 का अभी ले लो, वो हो गया, खत्म। एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको नहीं मिलना चाहिए, दैट इज व्हाई दे हैव गिवन दिस प्रोविजन। सो क्या बोला, जिसका पहले डिडक्शन नहीं मिला है वो प्रपोर्शन का डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हो, है ना। सिमिलरली अगर सब्सिक्वेंटली उसी पॉलिसी पर मिल रहा है, तो जितने भी पहले टैक्स दे चुके हो फिर से उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, सम रिसीव्ड एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम not being premium which has been claimed deduction or is included in B or D in any previous year, जिसका पहले बेनिफिट मिल चुका है वही सम फिर से माइनस नहीं किया जाएगा। So these are the provisions which are applicable on life insurance policy maturities। चलिए, now moving on to TDS TCS, again an important part of amendment जिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। 194A का तो छोटा सा है, 194A में एक स्कीम नोटिफाई कर दी है उन्होंने, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। तो 194A हम सब लोगों को पता है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जिसमें 40,000 50,000 की लिमिट होती है। In this case, if your threshold crosses 40 or 50,000, then only you are supposed to deduct tax at 194A। तो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम है, महिला सम्मान सेविंग स्कीम, उसके टर्म्स फिक्स्ड हैं, कितनी तारीख को इशू होगी, कब तक का रहेगा, 2 साल का है, कितना इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। कॉन्सिक्वेंटली नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड अंडर 194A अगर आपका वो 40,000 का लिमिट क्रॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वो 40,000 पार भी नहीं होगा, तो इसीलिए आपको इसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाट दे हैव क्लैरिफाइड कि इस पे भी वो 40,000 की लिमिट लगेगी। नाउ 194BA, 194BA क्या है, याद करो याद करो, वी हैव डिस्कस्ड इट। सो 194BA इज बेसिकली जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर आपको टीडीएस का प्रोविजन आया है 30%। 115BBJ which talks about online gaming are chargeable at 30%, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आई हैं, क्योंकि नया सेक्शन है, देयर इज सम कंफ्यूजन,
तो उन चीजों को कैसे कैलकुलेट करना, क्या करना, उसके लिए 2-3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, मतलब गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं टू रिमूव द डिफिकल्टी। क्या दिया है देखें, there are large number of gamers who play with very insignificant amount and withdraw also very small amount. Deducting tax at source for each insignificant withdrawal would increase the compliance. Can there be relaxation to ease it? अब क्या हुआ, सपोज तुमने डाला है तुम्हारा ऑनलाइन रमी, अब हमारे पास अभी ऐसे तो मतलब ये सब बहुत सारे लोग तो ऐसे है कि यार इतना रिस्क नहीं ले सकते कि 1-2 लाख लगा दिए, 100-100 200 रुपए लगाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, जीते तो जीते हारे तो हारे, कम से कम दुख तो कम होगा कि ज्यादा नहीं गवाए हमने। तो उनका ये कहना है कि अगर आप 10 रुपए 20 रुपए की विनिंग्स हैं उस पे, तो क्या पूरे पूरे पर ही हमको कंप्लायंस करना है? सो क्या बोला है उन्होंने, tax may not be deducted on withdrawal on the following conditions. Net winnings in the withdrawal does not exceed 100 rupees in a month. Tax deducted on account of this concession is deducted at a time when the net winnings comprised exceeds 100 in the same month. तो आप बराबरी से ध्यान रख रहे हो, जैसे ही इंक्रीज होगा आपने डिडक्ट कर लिया है पूरे के ऊपर। When the deductor undertakes responsibility for paying the difference, if the balance in the user account at the time of tax deduction is not sufficient to discharge the TDS liability, तो जो डिडक्टर है वो लाइबिलिटी उठाने को तैयार है कि ठीक है हम उसका डिफरेंस का जो है टीडीएस का वो पे कर देंगे। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो फिर आपको हर छोटे छोटे विनिंग्स के ऊपर टीडीएस की जरूरत नहीं है। When the net winnings is in kind, how will tax be operate? तो ये तो हम जानते ही है, लॉटरी में भी ये प्रोविजन होता है। तो पहले आपको पैसे ले लेने हैं और फिर विनिंग्स को रिलीज करना है। How will the valuation in kind carried out? कैसे करोगे in kind है तो? So valuation is based on the fair market value of the winnings, except in the following cases. Online game intermediary has purchased the winnings before providing, in that case purchase price will be the value. तो ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट ने पहले विनिंग्स खरीद ली, काइंड में है, लेकिन उसने खरीद के फिर उसको यूजर को दिया, तो उसने जितने में खरीदा वो उसकी वैल्यू हो गई। और ऑनलाइन गेमिंग मैन्युफैक्चर सच आइटम्स गिवन एज विनिंग्स, तो भी वो जो कस्टमर को चार्ज कर रही है वो आपके हाथ में टैक्सेबल रहेगा। तो ऑनलाइन गेमिंग के बाद सपोज आपको फोन मिल रहा है, ऐसे कुछ विनिंग्स इन काइंड हो रही है, तो वो जो इंटरमीडियरी अगर वो फोन 50,000 में खरीद रहा है तो 50,000 तुम्हारे हाथ में विनिंग हो गई। और अगर वो आइटम्स जो है वो मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर को बेचता है 1.5 लाख में, तो वो 1.5 लाख तुम्हारे हाथ में परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी, है ना। Also clarified that GST will not be included for the purpose of valuation of winnings. So GST उसका part नहीं है ना, because GST is technically not an income. So these are the guidelines that have been issued for section 194BA. Now moving ahead, there is another certain guidelines which have been given for the purposes of section 206C. Now 206C में एक 1G जो हमारा प्रोविजन होता है, that is relating to TCS on overseas remittance, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, हमने पढ़ा है। रेट जो है वो बढ़ा करके 20% कर दी थी, लेकिन फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई और फिर लोगों को लगा कि यार ये बहुत हार्श प्रोविजन हो रहा है, 20% विदाउट एनी एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह वगैरह। तो देन दे डिसाइडेड कि थोड़ा सा इसको लिबरलाइज कर देते हैं, एंड ऑल्सो कि ये ऑपरेट कैसे होगा, ऑपरेशनल बहुत सारी डिफिकल्टीज उसमें आ रही थी कि किसी का रेट कुछ, किसी का रेट कुछ, तो कब कौन सा रेट लगाएं, वो क्लैरिफाई करने के लिए गाइडलाइंस इशू करी गई हैं। सबसे पहले तो रेट ऑफ टीसीएस क्या रहेगा वो समझ लो बिफोर ना। जब भी कोई क्वेश्चन आता है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, उम्मीद है मतलब कि अभी की आरटीपी में भी इस पे क्वेश्चन आने वाला है। सो व्हेनेवर देयर इज अ सेक्शन व्हिच इज इंसर्टेड इन बिटवीन कि हाँ अक्टूबर से अप्लीकेबल होगा, तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि प्रायर टू अक्टूबर की डेट है, आधा ट्रांजैक्शन पहले हुआ है, आधा ट्रांजैक्शन बाद में हुआ है। There has been a lot of guidelines on a lot of sections which have been inserted in between.
अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। आई डोंट नो व्हाई डू दे डू इट, इट इज वेरी इजी। या तो आप अप्रैल से लागू कर दो या अगले अप्रैल से लागू कर दो, बट विद बीच में अक्टूबर में उसको ला करके व्हाट हैपेंस इज दैट इट क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर द कैलकुलेशन पार्ट एज वेल, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एज वेल। इनवॉइस पहले हो गया, पेमेंट अब हो रहा है, बहुत प्रैक्टिकली दिक्कतें आती है। और एग्जाम में भी हमको एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई ये सेक्शन शुरू से नहीं था, ये सेक्शन अक्टूबर में आया है। सो व्हेनेवर अ सेक्शन इज इंसर्टेड इन बिटवीन द पीरियड, वेरी वेरी बी वेरी अटेंटिव। 1 अक्टूबर 2023 के पहले अगर रेमिटेंस एजुकेशन या मेडिकल पर्पसेस के लिए था, 7 लाख का लिमिट था और परसेंटेज 5% था, ये अभी भी वैसा ही है, इस पे कोई चेंज नहीं है। अगर एजुकेशन लोन जो है उससे पैसा लेकर के रेमिटेंस बाहर हुआ है तो टीसीएस 7 लाख तक नहीं है, उसके ऊपर जो पैसा है उस पे 0.5% का टीसीएस होगा, विच इज वेरी लेस, क्योंकि आपने लोन लेके पैसा दिया है, तुम्हारा पैसा नहीं है। रेमिटेंसेज अदर देन दीज पर्पसेस, तो 7 लाख तक 5%, नो टीसीएस अप टू 7 lakhs, 20% on the amount or aggregate of the amount in excess of 7 lakhs। तो 7 लाख तक टीसीएस नहीं है। फिर 20% ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट जो 7 लाख के ऊपर है उस पे लगेगा। तो ये रेट बढ़ करके 5 से सीधे क्या हो गई है, 20। सिमिलरली ओवरसीज टूर पैकेज में कोई लिमिट नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। बस ये है कि 7 लाख तक 5% लगेगा और बाकी पे 20%। सो दीज आर द रेट्स विच आर अप्लीकेबल, ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। नाउ दे हैव गिवन सर्टेन गाइडलाइंस। ओवरसीज क्रेडिट कार्ड, क्या उसको एलआरएस में कंसिडर करेंगे? अगर ओवरसीज क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुआ है तो नहीं, उस पे टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अभी तक तो यही है प्रोविजन। Whether the threshold of 7 lakh for TCS to become applicable applies separately, एजुकेशन हेल्थ हर किसी के लिए 7-7 लाख है, या फिर एक सिंगल अमाउंट है। सो इट इज अ कंबाइंड थ्रेशोल्ड फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस। Thus in the given example, अगर sub to 7 lakhs under LRS during financial year shall not be liable for TCS. However, subsequent 14 lakhs अगर अलग अलग आता है under LRS shall be liable to TCS in accordance with the TCS rates which are applicable, है ना? तो अकॉर्डिंगली आप टैक्स करोगे। देखो उन्होंने एग्जांपल के साथ दिया, फर्स्ट 7 lakhs नॉट टैक्सेबल। अगर फर्स्ट बाकी का 7 लाख जो है वो अगर सितंबर तक है तो 5%, अदरवाइज 20, एंड अगर वो लोन वाला केस है तो 0.5%, है ना? सो आपको वो ध्यान रखना है। 7 लाख की कंबाइंड थ्रेशोल्ड है। Since there are different TCS rates for first 6 and next 6 months, whether the threshold will be applicable for separately? No. 7 लाख का जो है वो पूरे साल की लिमिट है, मतलब जैसे सितंबर तक अलग रेट था तो तब के 7 लाख अलग, अब क्या फिर से 7 लाख की काउंटिंग शुरू होगी? नो, दैट हैज टू बी कंबाइंड 7 लाख। अगर 7 लाख पहले ही क्रॉस हो चुका है तो उस पे पहले 5% लग गया, अब बचे हुए पे 20% से लगेगा, फिर से 7 लाख की लिमिट, नई लिमिट आपको नहीं मिलेगी। Whether the threshold of 7 lakh for TCS to become applicable on LRS applies separately for each remittance through different dealers. How will the authorized dealer know about the earlier remittance? क्योंकि एक से ज्यादा डीलर भी तो हो सकते हैं, तो पहले का कैसे पता चलेगा? सो इट इज a limit for the remitter not the dealer, तो मतलब कॉमन लिमिट है। अब कैसे पता चलेगा? It authorized dealer correctly collects a tax, he will not be treated as assessee in default. It is further clarified that same methodology of undertaking from the buyer may be followed by the seller of the package. तो basically यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक अंडरटेकिंग के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन पता चलती रहेगी, एंड बेस्ड ऑन दैट ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज assessee in default, उसके बेसिस पे वो अपना टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। नाउ एक थ्रेशोल्ड है कि रेमिटेंस नहीं लगेगा और एक 5% का भी थ्रेशोल्ड है, तो क्या थ्रेशोल्ड दोनों के लिए अलग अलग है? यस, वो इंडिपेंडेंट है। तो शुरुआत के 7 लाख पर कोई टीसीएस नहीं है। नेक्स्ट 7 लाख पे पहले 5% लगेगा और फिर बचे हुए पर 20% से टीसीएस लगेगा।
A resident individual spends 3 lakhs for purchase of overseas tour program package from a foreign tour operator and remits money which is classified as LRS. There is no other remittance under LRS or purchase of overseas during the financial year, whether TCS is applicable. Purchase of overseas tour package is covered under LRS. TCS provision for purchase shall apply and note TCS provisions for remittance under LRS. In this case, tax shall be required to be deducted at 5% since the total amount does not exceed 7 lakhs. है ना? There are different rates for remittance under LRS for medical and ये. As per the clarification of RBI, the purpose of medical में क्या क्या आएगा तो टिकट्स जो आप अगर बाहर जा रहे हो तो टिकट्स लिए होंगे ऑब्वियसली मेडिकल एक्सपेंडिचर और डे टू डे एक्सपेंडिचर ये मेडिकल में आएगा और एजुकेशन में क्या क्या आएगा रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ टिकट्स वगैरह वहां की ट्यूशन फीस और डे टू डे एक्सपेंसेस ये सब एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा whether purchase of international travel ticket or hotel accommodation on stand-alone basis is a tour package. Only international travel or only hotel accommodation is not within the overseas tour package. Overseas tour package should include at least two of the following: international travel ticket, accommodation, any other expenditure of similar nature. तो अगर ये साथ में होता है एटलीस्ट इनमें से कोई दो चीजें तो उसको पैकेज बोलोगे अदरवाइज अगर आपने सिर्फ टिकट बुक कराई है तो वो ओवरसीज टूर पैकेज में काउंट नहीं होगा बट प्रैक्टिकली कोई ऐसा क्यों करेगा वहां जाके रहोगे कहाँ सड़क पे तो रह नहीं सकते और वो बाहर जाओगे तो टिकट के साथ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होटल अकोमोडेशन भी आएगा ही और वो चीज अलग से अपने को मेहनत ना करनी पड़ी इसलिए लोग टूर ऑपरेटर के पास चले जाते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकली पॉसिबिलिटी कम है होने की बट एग्जाम में आ सकता है कि उसने सिर्फ टिकट बुक करी उसने होटल अकोमोडेशन नहीं करवाया तो फिर क्या 2061G लगेगा तो वो एज पर द रेलेवेंट नोटिफिकेशन ये वाली चीजों में से एटलीस्ट दो होना जरूरी है क्योंकि एलिमेंट्स मिसिंग है तो फिर आपके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा दिस इज हाउ यू विल हैव टू क्लियर है ना चलो लेट अस सी आगे क्या दिए हैं हमको ना ये छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स है रिलेटेड टू पैन आधार नॉट मच टेक्निकल इन नेचर टेक्निकल अमेंडमेंट्स ऊपर बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है हमने पढ़े जैसे कि ये टीसीएस के गाइडलाइन जिस पे क्वेश्चन आने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है तुम्हारे पास मॉड्यूल में 2060 1F के ऑलरेडी गाइडलाइंस है 1H के गाइडलाइंस है अब 1G के भी गाइडलाइंस है तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है ना बहुत ध्यान से पढ़ना है हमने समझा है कि चीज कहीं भी डाउट आए तो बिल्कुल आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न कुछ कुछ केसेस में पैन रिलेटेड रिलैक्सेशन दे दिया है तो फॉरेन कंपनी हु डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड डज नॉट हैव अ पैन इन द इज इन एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है अगर तो फिर वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म 60 वो भी इशू कर सकती है अगर वो अकाउंट ओपनिंग कर रही है बैंक में अदर देन टाइम डिपॉजिट और सेविंग या फिर टाइम डिपॉजिट वगैरह कर रही है इन दीज केसेस अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 और 5 लाख और मोर इन द ईयर तो बिना पैन के भी काम हो सकता है सिमिलर एग्जेम्पशन इज गिवन इन केस ऑफ ऑब्टेनिंग पैन तो ये हमने पढ़ा है नई अमेंडमेंट आई है ये भी फाइनेंस एक्ट हमने अभी जब मॉड्यूल पढ़ी थी तब कि 20 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल या ऐसा कुछ भी है तो पैन लेना मैंडेटरी हो गया है उसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया है उन्होंने कुछ कि पर्सन मेकिंग डिपॉजिट और विड्रॉल otherwise than the way of cash or opening or closing cash not being a cash credit transaction is entered into by an IFSC banking unit and such non-resident or the foreign company does not have any income chargeable to tax in India तो again and condition है तो अगर ये डिपॉजिट हुआ है फॉरेन कंपनी के द्वारा या नॉन रेसिडेंट के द्वारा जिसकी कोई इनकम नहीं है और इट इज एंटर्ड इनटू एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ऊपर वाला रिलैक्सेशन भी वही है कि व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर इन एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट तो फिर ये रिलैक्सेशन लगेगा कि यहाँ पर पैन के लिए अप्लाई करने की या कोड करने की जरूरत कंपल्सरीली नहीं है so these are some procedural changes that have been given so this is the statutory update that is applicable after the मॉड्यूल एडिशन ऑफ जून 23 मॉड्यूल एडिशन ये सारे अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं so read them from your part as well once and in case of any doubts feel free to contact all the best